हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिगंत भाग 1 यानी कि ये कक्षा 11 की जो पुस्तक है बिहार में, उसके प्रश्नोत्तर के ऊपर। क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप कर लेते हैं, तो आपके अगर एससीईआरटी से प्रश्न आते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, कबीर दास किस शाखा के कवि थे? निर्गुण शाखा, सगुण शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा या फिर राम भक्ति शाखा? तो कबीरदास जी जो थे वो निर्गुण शाखा के जो है कवि थे। तो निर्गुण भक्ति शाखा जो है उसके कवि थे। अगला प्रश्न है, कविता की परख शीर्षक निबंध के निबंधकार है। तो आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है, कविता की परख। इसके निबंधकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न ले लेते हैं। बाबा नरहरिदास किसके गुरु थे? सूरदास, तुलसीदास, रैदास या फिर धर्मदास? तो बाबा नरहरिदास जो थे वो तुलसीदास के गुरु थे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है हुंकार, झंकार, कामायनी या फिर तितली? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? तितली प्रसाद की रचना है, कामायनी भी प्रसाद की रचना है, हुंकार दिनकर की रचना है और झंकार जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो अगला प्रश्न है, बिहारी लाल का संबंध किस काल से है? आदिकाल, आधुनिक काल, रीति काल या फिर भक्ति काल? तो बिहारी लाल जो है वो उनका संबंध रीति काल से है और रीति काल में रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत जो है बिहारी आते हैं और इनकी एकमात्र पुस्तक है बिहारी सतसई। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, कविता की परख किस कोटि का निबंध है? वर्णात्मक है, विचारात्मक है, विवरणात्मक है या फिर भावात्मक निबंध है? तो ये किस प्रकार का निबंध है? तो ये एक भावात्मक निबंध है जिसमें कविता के बारे में कवि के द्वारा निबंधकार के द्वारा जो है बताया गया है कि कविता जो है उच्च कोटि का किस प्रकार से होता है, इसको हम कैसे परख सकते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, चलचित्र साहित्य की कौन सी विधा है? संस्मरण है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है या फिर निबंध है? तो चलचित्र आप सभी जानते हैं, तो ये किस प्रकार की विधा है? तो ये जो है निबंध है। तो विधाएं जो है आपको जरूर याद रहनी चाहिए। मैंने आपको अलग से जो है इसके ऊपर टॉपिक करवाया था जिसमें मैंने सारी विधाएं आप सभी को करवाई थी कि कौन कौन सी विधाएं हैं आपके सिलेबस में दी गई है दिगंत भाग 1 और 2 में। चलिए, और लेखकों के ऊपर भी करवा दिए थे, लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में भी ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके थे। और बीपीएससी के नाम से जो है आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से, तो वहां जाके भी आप इस से संबंधित जितने वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सहजोबाई किस शाखा की कवित्री है? ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, निर्गुण भक्ति शाखा या फिर सगुण भक्ति शाखा? तो सहजोबाई जो है निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मारो दर्द न जानो कोई। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है? शांत रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस या फिर बी और सी दोनों? तो यहाँ पर हमें शांत रस जो है वो देखने को मिलता है। शांत रस नहीं आएगा कि हेरी मैं तो किसकी दीवानी हूँ? दर्द की दीवानी हूँ, मेरा दर्द जो है
वो कोई भी नहीं जानता है। तो क्या हो गया, ये भक्ति रस के अंतर्गत आएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मामा पापा लौट आए हैं किनके द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पे इसका उत्तर जो है वो होगा, तो यहाँ प्रश्न है कि ये जो कहानी है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं, क्योंकि ये कहानी जो है मुल्क राज आनंद, ठीक है, ये कहानी जो है मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे कोई नहीं, इसका ऑप्शन आ जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विद्यापति एक महान कवि है, सौंदर्य, प्रेम, भक्ति या फिर उपयुक्त सभी। तो विद्यापति के काव्य में हमें सौंदर्य, प्रेम और भक्ति तीनों का रूप जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण पवन किस ऋतु में बहती है। तो जो दक्षिण दिशाओं से पवन है वो किस ऋतु में बहती है, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, शिशिर ऋतु या फिर हेमंत ऋतु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, आंखों देखा गदर, ये जो निबंध है इसके लेखक कौन है। रामचंद्र शुक्ल, हरिशंकर परसाई, विष्णु भट्ट या फिर गोडसे वरसईकर। तो इसके लेखक हैं विष्णु गोडसे वरसईकर, ऑप्शन डी। इसमें रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित ही आपको कहानी देखने को मिलती है। आंखों देखा गदर कहाँ से लिया गया है, चिंतामणि, माझा प्रवास, झांसी की रानी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंखों देखा गदर जो कहानी है, निबंध है, वो माझा प्रवास मराठी भाषा की एक पुस्तक है, उससे ये कहानी जो है ली गई है। आंखों देखा गदर निबंध है, संस्मरण है, निबंध भी नहीं, ये संस्मरण है। पहली चीज तो ये हो गई, इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्या है, ये संस्मरण है और ये मराठी भाषा में था। यहाँ पे मराठी भाषा में माझा प्रवास नाम से है और इसका हिंदी रूपांतरण हमें आंखों देखा गदर नाम से देखने को मिलता है। चलिए आगे प्रश्न है, झांसी की रानी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, मुरार के युद्ध में, कालपी के युद्ध में, कानपुर के युद्ध में या फिर ग्वालियर के युद्ध में। तो झांसी की रानी की जो मृत्यु थी वो ग्वालियर के युद्ध में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है, भारत दुर्दशा इसके रचयिता कौन है। नागार्जुन, मैथिली शरणगुप्त, भारतेंदु या फिर त्रिलोचन। तो भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है, आत्महत्या करके पाप संचय करने की अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जीतना उत्तम है, ये किस रचना से लिया गया है। भोगे हुए दिन, आंखों देखा गदर, सिक्का बदल गया, गांव के बच्चों की शिक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंखों देखा गदर। चलिए आगे प्रश्न है, पत्थर तोड़ती मजदूरनी को कवि ने कहाँ देखा था, इलाहाबाद के पथ पर, इलाहाबाद की अट्टालिकाओं में, इलाहाबाद की सड़कों पर, इलाहाबाद की गलियों में। तो निराला जी की जो कविता है वह तोड़ती पत्थर, तो उन्होंने उस मजदूरनी को कहाँ देखा था। तो इसका सही उत्तर है इलाहाबाद के पथ पर। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, हल्कू किस कहानी का पात्र है, सिक्का बदल गया, उत्तरी स्वप्न परी, हरी क्रांति, सूर्य या फिर पूस की रात। तो हल्कू जो पात्र है वो पूस की रात कहानी का मुख्य पात्र है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न लिखते हैं, बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर इसके लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल, सत्यजीत राय, कुमार गंधर्व या फिर ओदोलेन स्मिकल। तो इसका सही उत्तर है कुमार गंधर्व। चलिए आगे प्रश्न है,
देश विभाजन पर आधारित गद्य पाठ का नाम क्या है? गांव के बच्चों की शिक्षा, सिक्का बदल गया, एक दीक्षांत भाषण या फिर वियतनाम की यात्रा। तो ये जो विभाजन पर आधारित बात की गई है ये हमें सिक्का बदल गया में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हें चक्कर नहीं आते किस कविता की पंक्ति है? मातृभूमि, पृथ्वी, गालिब या फिर बहुत दिनों के बाद। देखिए कविता की पंक्तियां इसी प्रकार से पूछी जाएगी तो ये पृथ्वी कविता की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के महानतम कवि कौन है? निराला जी, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर या फिर केदारनाथ सिंह। तो खड़ी बोली के प्रसिद्ध है मैथिली शरण गुप्त जी। तो फिर यहाँ पे प्रश्न आता है, चलचित्र के लेखक कौन है? तो चलचित्र के लेखक जो है वो कौन है? कृष्ण कुमार, सत्यजीत राय, हरिशंकर प्रसाद या रामचंद्र शुक्ल। तो चलचित्र के लेखक कौन है? सत्यजीत राय। चलिए आगे प्रश्न है, कुमार गंधर्व का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर कर्नाटक। तो कुमार गंधर्व का जो जन्म है वो कर्नाटक में हुआ था। चलिए हमारा आगे प्रश्न है, उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति, इसके लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर कृष्णा सोबती। तो इसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आ जाता है, उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति किस पुस्तक में से संकलित है? कितने चौराहे, मैला आंचल, श्रुत अश्रुत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो उत्तर है इसका क्या होगा? श्रुत अश्रुत। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न आ जाता है, मैला आंचल उपन्यास है, ये कैसा है? आंचलिक है, जासूसी है, ऐतिहासिक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये एक आंचलिक उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु जी का। अगला प्रश्न है, लेखक ने शोक का पर्याय किसे माना है? कोशी नदी को, कमला नदी को, गंगा नदी को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शोक का पर्याय जो है वो कोसी नदी को माना गया है। ठीक है, विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? मैथिली, ब्रज, भोजपुरी या अवधी। तो इसका सही उत्तर है मैथिली। रक्षक शब्द में प्रत्यय है, तो रक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रक्षक, अक की आवाज आ रही है, तो क्या प्रत्यय हो गया इसका? अक। नकलची शब्द में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं नकलची शब्द में? नकल, क्या जोड़ा गया उसमें? ची। तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर? ची। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा, तो यश जमा दा, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है, संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जहां भी स के ऊपर बिंदी आ जाती है तो वहां उसका मीनिंग जो है वो सम हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर है। ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा? तो ईमानदार का विलोम क्या होता है? बेईमान। सही है। चलिए, आवरण शब्द का विलोम होगा आवरण, अनावरण। सही है। गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? तो गोद में जो सोया होता है उसको कहते हैं अंकसाई। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है वज्रबटुक, ब्रह्मचारी, अंतेवासी या फिर गुरुकुल। तो उसको कहते हैं अंतेवासी। ठीक है। अनल शब्द का पर्यायवाची होगा अनल, अनल मीन्स आग। ठीक है। चलिए, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा आयुष्मान भव। क्या बोलते हैं आयुष्मान भव? तो मतलब चिरंजीवी भव। चलिए आगे प्रश्न है, स्तुति शब्द का विलोम है स्तुति करना यानी कि प्रार्थना करना,
और यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा निंदा यानी कि बुराई करना। यात्रा शब्द का शब्द है, तो यात्रा किस प्रकार का शब्द है? यात्रा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। चमक शब्द है, तो चमक किस प्रकार का शब्द है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। चमक ये भी क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है, संधि के कितने भेद हैं? तो संधि जो आप लोग करते हैं उसके कितने भेद हैं? उसके 3 भेद हैं, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, यही 3 संधियां पढ़ते हैं, ठीक है। पुराण शब्द का विशेषण है। पुराण, तो पुराण से क्या बन जाएगा? पौराणिक। फिर यहाँ पे भीड़ शब्द संज्ञा है, तो भीड़ जो है वो किस प्रकार का शब्द होगा? तो भीड़ यानी क्या हो गया? लोगों का क्या हो गया? जाति तो नहीं वहां इकट्ठे हो गई, लोगों का समूह इकट्ठा हो गया। कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, ये आपको याद होगा, इसके 8 है। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? तो नया क्या बता रहा है? कि चीज क्या है? नई है, तो उसकी विशेषता बता रहा है, तो क्या हो गया? विशेषण। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में कहा जाता है। गुरु से दीक्षा ली हो तो उसको कहा जाएगा दीक्षित। शिव का उपासक कहलाता है, जो शिव का उपासक होता है उसको कहते हैं शैव। चलिए आगे प्रश्न है, आनंदमय में कौन सा समास है? आनंदमय यानी आनंद में लीन, तो क्या आ गया यहाँ पे? तत्पुरुष समास। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे क्या आ गया? नव यानी 9, तो क्या आ गया? संख्या बताई जा रही है, तो आ गया यहाँ पे द्विगु। आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का क्या अर्थ है? आकाश पाताल एक करना यानी कि कठिन परिश्रम करना, जो कि आपको अभी परीक्षा के लिए करनी है। मुट्ठी में करना, इसको क्या कहते हैं? किसी को अपने वश में करना। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य शब्द का विशेषण होगा आलसीपन। यहाँ अलसीपन है, अलसी नहीं होगा, ये आलसीपन होगा, ठीक है, आलसीपन। अधपका शब्द में उपसर्ग है, तो अधपका, तो उपसर्ग क्या हो गया? शब्द क्या हो गया? पका हुआ, तो उपसर्ग क्या हो गया? अध। चलिए आगे है, सपरिवार शब्द में उपसर्ग है। सपरिवार, तो उपसर्ग क्या आ गया? शब्द क्या हो गया? परिवार, उपसर्ग क्या हो गया? स। चलिए आगे प्रश्न है, अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। अंकुरित, इत, क्या प्रत्यय आ गया? इत। महिमा शब्द में प्रत्यय है, तो महिमा, इमा। कृष्ण शब्द का विलोम होगा, तो कृष्ण यानी कि काला, तो काले का विलोम क्या होगा? शुक्ल। यहाँ पे, या फिर अगर यहाँ पे देख ले तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष हम बोलते हैं ना, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये थे प्रश्न दिगंत भाग 1 के, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को दिगंत भाग 2 के भी प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।